लगातार क्लास में पूछ रहे थे। तो ऐसे में आज हमें सरकारी बजट को पढ़ना है। सरकारी बजट में क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आ सकता है। राधे कृष्ण, राधे राधे, कृष्ण पंडित एंड उमेश रजक, सबको मेरा प्रणाम बेटा। कैसे हैं आप लोग? तो जब हम सरकारी बजट की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट। और यहाँ पर आपको एक ही क्लास में सब कुछ मिलने वाला है, यानी कि लाइव क्लास में सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, एक ही क्लास में। ओके बेटा, जल्दी से लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सके। अब बात यह है, रामकृष्ण दीक्षित, नमस्कार रामकृष्ण जी। तो जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सर क्लास में हम क्या क्या चीज़ों को कवर कर लेंगे। हम यहाँ पर कवर करेंगे, गुड इवनिंग रॉकी कुमार, यहाँ पर हम कवर करेंगे सरकारी बजट के अर्थ को, सार की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरकारी बजट के उद्देश्य को, सरकारी बजट के अंग को, सरकारी बजट के जो अंग होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर घाटे के बजट के बारे में, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे सरकारी बजट के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, रामकृष्ण दीक्षित, राम राम जी, रॉकी कुमार, हेलो गुड इवनिंग। तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें पूरा चैप्टर कवर करना है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो सब लोग जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, सबसे पहला काम होगा कि क्लास में आगे बढ़ाए, उससे पहले आप एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और इत्मीनान से क्लास का लुत्फ उठाए। किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सरकारी बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डाउट है जो आपको पूछना है, वो बेझिझक पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेटेड हो। ओके, राधे कृष्ण, गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हमें पढ़ना है सरकारी बजट के अर्थ के बारे में। हमें पता होना चाहिए बजट क्या हो। देखिए, बजट का मतलब होता है, बजट जहां पर आय और व्यय का विवरण होता है, नॉर्मली उसे बजट कहते हैं। बजट में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इतनी इनकम है, उस इनकम को इतना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 10,000 रुपये कहीं घूमने जा रहे हैं, 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये को क्या क्या खर्च करना है, 10,000 में ट्रैवलिंग में कितना खर्च करना है, शॉपिंग में कितना खर्च करना है, खाने पीने में कितना खर्च करना है, होटल में कितना खर्च करना है, ये सब चीज़ों की। जय भीम, प्रेम शॉट। तो जब हम लगातार इस बात की बात करते हैं कि आय को किस प्रकार से व्यय किया जाए, ये तो व्यक्तिगत बजट होता है। लेकिन जब हम सरकारी बजट की बात करते हैं तो देश के विकास के लिए, विकासात्मक कार्य को पूरा करने के लिए सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार अपने विकासात्मक कार्यों के पूरा करने के लिए एक तरफ से बजट के माध्यम से प्राप्तियों का विवरण बनाती हैं, साथ ही साथ उन प्राप्तियों को किन किन मदों पर व्यय किया जाए, इन चीज़ों का विवरण करते हैं। इसका मतलब बजट क्या है? बजट एक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो एक वर्ष के दौरान राजस्व और अनुमानित व्यय का विवरण बताता है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल, राधाकृष्ण दोस्तों को बुला लीजिए। तो बजट क्या समझ में आ गया? सिंपल से, अगर हमने एक है कि किसी भी देश में सरकार के द्वारा निर्मित वह विवरण जिसके अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आयों का और अनुमानित, अब बात यह अनुमानित क्यों? अनुमानित बजट इसीलिए क्योंकि जैसे 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पेश हुआ था, अनुपूरक बजट 1 फरवरी 2024 को। तो 1 फरवरी 2024 को बजट पेश हुआ, वो इसलिए था कि अप्रैल से जब तक नई सरकार का गठन ना हो तब तक देश का कार्यक्रम किस प्रकार से चलेगा, कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे की पूर्ति किस प्रकार से होंगी, जो जरूरी जो मदें होती हैं उस चीज़ को पूर्ति कैसे होगी, सरकार के द्वारा बजट पेश किया। इस प्रकार से एक वर्ष के लिए बजट पेश होता है कि एक वर्ष में सरकार क्या क्या करने वाली है, सरकार कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसे मिलने वाले होते हैं। ये सारा का सारा विवरण जो है बजट के माध्यम से होता है। देश का विकास कैसे होगा, देश में नए नए प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे, बजट के लिए टैक्स कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, टैक्स बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत व्याख्या होता है बजट। ठीक है, जय भीम, प्रेम शॉर्ट्स, जय भीम, जय श्री कृष्णा। जब हम बात करते हैं सरकारी बजट की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बड़े लॉन्ग में पूछा जाता है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, सरकारी बजट की आवश्यकताओं या सरकारी बजट के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो जब हम सरकारी बजट के उद्देश्य की बात करते हैं, मतलब सरकारी बजट क्यों तैयार किया जाता है, इस बात की हमें बात करनी है
कि सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात के बारे में बताना है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सरकारी बजट के उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहला, संसाधनों का पुनर्आवंटन। देखिए, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि देश में जितने भी वित्तीय संसाधन हैं, देश में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन सबको इस प्रकार से समाज में या अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित करना, ताकि जो उत्पादन कार्यों में लगे हुए निजी क्षेत्र या फिर उत्पादन कार्य में लगे हुए सार्वजनिक देश में, उसके बीच में समान रूप से वितरित हो और दोनों समान रूप से संसाधनों का उपयोग करें और देश की उत्पादकता को बढ़ा सके। इसलिए सरकारी बजट को तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? संसाधनों, क्योंकि पुनर्आवंटन का मतलब ये नहीं कि ये दोबारा सबको लेके सब में बांटा जाएगा, नहीं, बांटना नहीं है, इस प्रकार से व्यवस्था करना है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा उत्पादन कार्य समान रूप से, अच्छे तरीके से, स्वतंत्र रूप से हो सके, किसी भी दूसरे के बीच में एक दूसरे की दखलंदाजी ना हो, किसी को भी संसाधनों की कमी ना हो और आराम से सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाए रखा जा सके। ये सबसे पहला उद्देश्य होता है। नंबर 2, आय और धन के अंतर को कम करना। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लोगों के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि समाज में आय और धन का वितरण जो है हमारे भारतीय समाज में अव्यवस्थित रूप में, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। रॉकी कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, सरकारी बजट के उद्देश्य को गौर और उद्देश्य को आम, क्या है, हमने शब्द में बता दीजिए। बिल्कुल वही बता रहे बेटा, सरकारी बजट के उद्देश्य को मैं अपने शब्दों में ही बता रहा हूं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था? सबसे पहला उद्देश्य मैंने बताया था रॉकी जी, संसाधनों का पुनर्आवंटन। देखिए, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। संसाधनों के पुनर्आवंटन सबसे पहला है। इसके माध्यम से ये देखा जाता है समाज में, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच में सरकारी संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से बंटवारा हो समान रूप से। ठीक है। ऑफिशियल सागर, कैसे आप लोग? जय श्री कृष्णा। जब हम आय, दूसरा पॉइंट, आय और धन के अंतर को कम करना, मतलब सरकार, क्योंकि समाज में अमीर और गरीबी के बीच में खाई को धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार चाहती है कि जो आर्थिक असमानता है उसको कम किया, बढ़ाया जा सके। जो असमानता को कम करके आर्थिक समानता को बढ़ाया जा सके, यानी कि विभिन्न वर्ग हो, चाहे वो धनी वर्ग हो और निम्न वर्ग, दोनों ही समाज में अपने जीवन यापन को कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑफिशियल सागर जी, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? तो जब हम देश में विभिन्न वर्गों की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से टैक्स की व्यवस्था की जाती है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाता है और गरीबों पर टैक्स को कम करने की आवश्यकता होती है, ताकि गरीब लोगों का भी कल्याण हो सके। तीसरा, आर्थिक विकास में सुधार। प्रत्येक देश की सरकार चाहती है देश का आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास को सुधारने के लिए देश में निवेश और बचत को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। देश में निवेश किस प्रकार से बढ़ेगा, देश में बचत की दर किस प्रकार से बढ़ेगी, इन सब के लिए नए नए पॉलिसी लाना, नए नए प्रकार की विकासात्मक कार्यों लाना, नए नए प्रकार के विभिन्न योजनाओं को लाना सरकार की आवश्यकता होती है, और सरकार बजट के माध्यम से ये कार्य करती है। पॉइंट नंबर 4, क्षेत्रीय विकास में अंतर कम करना। भारत में 27 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, और सरकार चाहती है कि बजट के माध्यम से हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित का उचित विकास हो। ऐसे में सरकार जो पिछड़े राज्य है, ये पिछड़े क्षेत्र है, उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनके विकास दर को बढ़ाने के लिए बजट के माध्यम से स्पेशल या ज़्यादा धन की आवंटन को करती हैं, ताकि असमानता को कम किया जा सके। इसके अलावा दूसरा है रोजगार में वृद्धि करना। सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि देश में सबसे जरूरी है, अगर देश में उत्पादक तो बढ़ाना है, आय स्तर को बढ़ाना है, तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो रोजगार देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम करती है। सर्कल इकोनॉमिक्स को 12th का एग्जाम है, कुछ बता दीजिए बेटा। प्रेम शॉर्ट 3 मिलियन कौन से बोर्ड से रिलेटेड है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, आप बताइए कौन से बोर्ड से रिलेटेड है, पहले तो ये तो बता दीजिए। आपने कहा इकोनॉमिक स्कोर 12, सर 28 स्टार्ट है, 28 से स्टार्ट है ना?
28 फरवरी, यूपी का पेपर तो 27 फरवरी को है मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का। दूसरा है अर्थव्यवस्था में स्थिरता। देखिए अर्थव्यवस्था में जो स्थिरता का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था में कभी महंगाई आती है, अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आती है, कभी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है, बेरोजगारी कभी उत्पादकता स्तर में ज़्यादा हो जाए। इन चीज़ों को कम करना, अर्थव्यवस्था एक संतुलन स्थिति में बनाए रख सके, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर रखने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। तो इस किस प्रकार से संतुलन को बनाए रखा जा सके, ये सरकार अपने बजट के माध्यम से करती है। सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता, सार्वजनिक वस्तुएं का मतलब होता है जैसे सार्वजनिक सड़क का निर्माण करना, पार्क का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ये सब जो है सरकार करती है और सरकार अपने बजट के माध्यम से इन सब की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ तक ये तो था मुख्य रूप से सरकार के बजट के उद्देश्य। और इन उद्देश्यों में से हो सकता है सभी उद्देश्यों के बारे में वैसे तो कम पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, सरकारी बजट के किन्हीं प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो 2 या 3 उद्देश्यों के बारे में बताना है। और इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें बेटा, इंडियन इकोनॉमी के बारे में फिलहाल मैं तो अभी मैक्रो पढ़ा रहा हूँ, फिर माइक्रो पढ़ाऊंगा, फिर इंडियन इकोनॉमी के लगातार मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रेम शॉर्ट्स। तो ये देखिए नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा होगा कॉर्नर पे, प्रेम शॉर्ट्स जी, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको है। राधे कृष्ण, ओके ओके, सॉरी, हाँ 29 था, एक काम हो गया, 28 हो गया, सॉरी मैंने 27 राज्य बोल दिया था, सॉरी फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, 27 राज्य नहीं 28 राज्य। ओके बेटा, चलिए हम बात करते हैं आगे। सरकारी बजट का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसकी महत्वता क्या है। नंबर 1, बजट के माध्यम से प्रत्येक देश का लक्ष्य होता है अपने लोगों का जीवन स्तर को सुधारना, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए योजना बनाना, अशिक्षा को कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, आय असमानता को कम करना है। ये सब बजट के माध्यम से इन सबको दूर करने के लिए नीतियां बनाई जाती है। बजट के माध्यम से सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। बजट सरकार के राष्ट्रकोषीय नीति का सिंहावलोकन होता है, मतलब ये इसके माध्यम से आसानी से पता किया जा सकता है कि सरकार वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया है और सरकार को कितनी आय की प्राप्ति होती है। साहनी लाइफ, हाय बेटा, बजट में मदवा रसीब होता है, मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च होना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत व्याख्या होती है। मतलब बजट ये बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च होना है। एक सुव्यवस्थित लेखा जोखा होता है बजट सरकार के आयों का और व्ययों का, जिसको राजकोषीय नीति के नाम से भी जाना जाता है। शाहानी लाइफ, यस बताइए क्या बात है। ऑफिसर सागर, प्रेम शॉट बताइए आपकी क्या परेशानी है। ऑफिसर प्रेम शॉट कह रहे थे सर इकोनॉमिक्स कोर 12 का एग्जाम है, कुछ बता दीजिए बेटा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता करना है तो मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा और किसी को कोई दिक्कत है वो बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरकारी बजट के घटक। देखिए सरकारी बजट की अगर घटक की बात करते हैं, सरकारी बजट की घटकों को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है बजट प्राप्तियां और दूसरा है बजट व्यय। यह साहनी आपका स्कूल फ्रेंड है, ओके साहनी जी वेलकम। तो जब सरकारी बजट के घटकों की बात करते हैं तो सरकारी बजट के घटक को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो सरकारी बजट प्राप्तियां, मतलब सरकार को कितने आय की प्राप्तियां होने वाली हैं, और दूसरा होता है बजट व्यय, सरकार को कितना व्यय करना होगा देश के विकास के लिए। तो जब अब बजट प्राप्तियों और व्यय की बात करते हैं तो बजट प्राप्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक है राजस्व प्राप्तियां और एक है पूंजीगत प्राप्तियां। जबकि बजट व्यय के भी 2 घटक होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इनको हम विस्तार से भी समझने वाले हैं, आगे हर एक पॉइंट को विस्तार से और डिटेल से समझेंगे। ऐसा नहीं है केवल इतना चार्ट बता के मैं छोड़ दूंगा, नहीं, हर एक चीज़ को बताऊंगा कि बजट प्राप्तियों में क्या क्या आता है। जब बजट प्राप्तियों की बात करते हैं इसकी भी 2 घटक है, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। चलिए इनको डिटेल से समझ लेते हैं तो आपको चार्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस चार्ट समझना जरूरी है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो चार्ट बना के फ्लो चार्ट बनाएंगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है बेटा। शुरुआत करते हैं बजट प्राप्तियों से। बजट प्राप्ति का मतलब क्या होता है, सरकार को विभिन्न प्रकार के अलग अलग सोर्स से जो भी प्राप्तियां होती हैं उसको हम बजट प्राप्तियों के नाम से जानते हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां का विवरण होता है।
ठीक है। तो इसके माध्यम से जब बजट प्राप्तियों की बात करते हैं, बजट प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। अब समझो राजस्व का मतलब होता है, राजस्व का मतलब होता है जो नित्य प्रतिदिन डेली बेस के कार्यों से प्राप्त होने वाला होता है। पूंजीगत का मतलब होता है जो पूंजीगत मदों जैसे एसेट्स और लायबिलिटी मतलब संपत्तियों को और दायित्वों को जो प्रभावित करती हैं वो होती हैं। अब इन दोनों को समझना होता है। वैसे बजट प्राप्तियों में ये दो सबसे प्रमुख प्राप्तियां होती हैं जिनके बारे में डिटेल से समझना है। नंबर 1 राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियां, देखिए प्राप्तियों का मतलब सिंपल, रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर समझिए रेवेन्यू मतलब सरकार को प्राप्त होने वाली आय, क्योंकि सरकार इनकम नहीं करती है इसलिए आय वर्ड का यूज नहीं किया जाता। प्राप्ति सरकार को प्राप्त होता है अलग अलग स्रोतों से। तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे प्राप्त करने को सरकार को ना ही जोखिम उठाना पड़ता है, ना ही सरकार की किसी संसाधनों में कोई कमी होती है। सरकार को ये आवर्ती लगातार और नियमित रूप से प्राप्त होता रहता है और ये उसके संचालनात्मक कार्यों से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बजट प्राप्तियां हम किसी बजट राजस्व प्राप्तियां हम तभी कह सकते हैं, राजस्व प्राप्तियों को हम तभी कह सकते हैं इसमें दो प्रमुख शर्तें होनी। एक, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्ति होती है जिससे किसी भी प्रकार की दायित्व या जोखिम की वृद्धि नहीं होती, मतलब ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी, कोई खर्चा, कोई उधार बढ़ता है, ना सरकार की कोई देनदारी बढ़ती है। नंबर 2, कोई संसाधन या संपत्ति में कमी नहीं होती है, मतलब अगर पैसा आ रहा है तो ध्यान में रखना इससे सरकार की कोई भी एसेट्स प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिकती हैं, न ही सरकार कोई उधार लेती हैं, न ही सरकार अपने किसी प्रॉपर्टी वगैरह को संसाधनों को बेचती हैं। ये सरकार के सामान्य कार्यों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं राजस्व प्राप्तियां। जब हम राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, राजस्व प्राप्तियां क्योंकि सरकार की संपत्तियों और दायित्वों को कोई प्रभावित नहीं करता, तो ये प्राप्त होता है दो प्रमुख स्रोत से। सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। एक है गैर राजस्व प्राप्तियां, दूसरा होता है कर प्राप्तियां। गैर कर जो टैक्स के अलावा होता है और कर राजस्व मतलब टैक्स के साथ जो टैक्स भरा होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं गैर राजस्व प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। गैर राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती है जो कर को छोड़कर अन्य दूसरे स्रोतों से प्राप्त होता है। वैसे सरकार का सबसे बड़ा इनकम जो है टैक्स से मिलता है, लेकिन टैक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। कौन कौन से स्रोत होते हैं? वो स्रोत होते हैं, नंबर 1 ब्याज। सरकार विभिन्न प्राधिकरणों को, विभिन्न राज्यों को, देशों को जो है उधार देती हैं, लोन देती हैं, तो उधार और लोन देने के बदले में सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है जो कि सरकार के आय का एक बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, उपक्रम होता है, जैसे सरकार के लैंड हो गया, किसी को उधार रेंट पे दे दिया कंपनी को। सरकार के सरकारी कंपनीज होती हैं जैसे इंडियन ऑयल हो गया, इंडेन हो गया, एचपी हो गया, वेल हो गया, शेल हो गया, इनकी और ऑपरेशन से सरकार को इक्विटी का लाभांश मिलता है। तो ये सरकार की आय का सोर्स होता है। लाभ विभिन्न सरकारों से सरकार को वेतन की प्राप्ति होती है, सरकार को विभिन्न प्रकार की सेवा देने के बदले में फीस की प्राप्ति होती है, सरकार को विभिन्न देशों से अलग अलग प्रकार से अनुदान की प्राप्ति होती है, सरकारी नियमों को तोड़ने पर, जो लॉ को तोड़ने पर सरकार के द्वारा जुर्माना वसूल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से आपने देखा होगा, हेलमेट नहीं पहनते पुलिस वाले चालान काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सरकार को जो है आय की प्राप्ति करवाती हैं, ये जो है गैर कर आय होती हैं। लेकिन सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है टैक्स रिसीप्ट, टैक्स से मिलने वाली प्राप्तियां। और ध्यान रखिएगा टैक्स क्या है? टैक्स जो सरकार जो होता है लोगों से अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो टैक्स किसे कहते हैं? अगर एक लाइन में समझना तो समझिए, टैक्स वो अनिवार्य भुगतान होता है। टैक्स वो अनिवार्य भुगतान होता है जो प्रत्येक व्यक्ति जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसको देना ही पड़ता है, चाहे वो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाए, चाहे जो उपक्रमों पर लगाया जाए, किसी दुकान की आय पर लगाया जाए, कंपनियों पर लगाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के ऊपर लगाया जाए। तो अगर सरकार ने लगाया तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो जब कर राजस्व की बात करते हैं तो कर भी दो प्रकार का होता है बेटा। टैक्स जो है दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है अप्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर क्या हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है।
प्रत्यक्ष कर एक मूल्यांकन है जो एक व्यक्ति या संघ उस संस्था को सीधे भुगतान करता है जिसने इसे लगाया था। मतलब जिस व्यक्ति, मतलब सरकार ने ए की आय के ऊपर टैक्स लगाया, तो ए को ही अपनी आय से इस टैक्स का भुगतान करना है। तो इस प्रकार के, मतलब जिस पर टैक्स लगाया वही व्यक्ति अगर भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। सबसे बड़ी, प्रत्यक्ष कर को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष कर से आप बच नहीं सकते, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना है तो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हम निगमित कर होते हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर लगाए जाने उनकी इनकम पर टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स, आपके लोन के ऊपर लगने वाला पूंजीगत लाभ कर जो होता है, मृत्यु कर होता है, आयकर होता है, जिसको इनकम टैक्स सबसे बड़ा टैक्स, एक तो आयकर हुआ, नंबर 2 पर निगमित कर हुआ, नंबर 3 प्रॉपर्टी पर लगने वाला, ये छोटे मोटे दूसरे कर होते हैं। ये सब लोगों की आयों के ऊपर लगता है, लोगों की प्रॉपर्टी पर लगता है। जैसे उपहार कर होता है, उपहार का मतलब गिफ्ट टैक्स, मतलब जिस बंदे को, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है, मान लो मैन ऑफ द मैच में 5 लाख रुपए की राशि मिली, तो 5 लाख रुपए के ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है, जिसका टैक्स काटने के बाद पैसा मिलता है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई इनाम जीता है, जैसे ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीता, तो ड्रीम 11 पर जो 1 करोड़ जीता है, बेटा ध्यान रखना, उसको कभी 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता है, उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया होता है, गिफ्ट टैक्स 30% काट के 70 के आसपास, 70 लाख के ऊपर आसपास मिलता है। तो ये सब कर जो है डायरेक्ट, क्योंकि जिसको मिलता है, जिसके पास होता है, उसी के ऊपर लगता है और उसी को अपने उस इनकम से पेमेंट करना होता है। लेकिन दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यूं कहें, अगर सरकार ने ए के ऊपर टैक्स लगाया है, तो ए क्या करता है, बी से उस टैक्स का पैसा वसूल करता है, फिर जाके वो सरकार को पेमेंट करता है। मतलब ए को देना है, लेकिन ए ना देके ए जो है बी से लेता है, फिर जाके पेमेंट करता है। तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जो कि वस्तु और सेवाओं पर लगता है। अगर आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो वस्तु के मूल्य की जो भी टैक्स लगता है तो आप दुकानदार को देते हैं, दुकानदार टैक्स को कलेक्ट करके सरकार को दे देता है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। पहले ये सब मिला के क्या बना दिया गया, जीएसटी बना दिया गया। आप कोई वस्तु है, कहीं पर होटल में खाना खाने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ में देखना जीएसटी लिखा रहता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब क्या हुआ, आपने उस वस्तु का उपभोग किया तो बदले में आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दे रहे, आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे, आप पहले दुकानदार को पेमेंट करें, दुकानदार सबका कलेक्शन करके जो भी बनता है उस हिसाब से फिर सरकार को पे करता है। तो यही अप्रत्यक्ष कर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है। कैसे भाई, जिस वस्तु पर टैक्स लगता है उसका यूज मत करो, ऐसी वस्तु का प्रयोग करो जिसमें टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ये तो होती राजस्व प्राप्तियां, जो सरकार के ऐसी प्राप्तियां होती जिससे सरकार की संपत्तियों और दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ प्राप्तियां ऐसी होती हैं तो सरकार को इनकम तो मिलती है, लेकिन इनकम पैसे तो आते हैं, लेकिन इन पैसों के बदले में सरकार की या तो देनदारियां बनती हैं, ये भी सरकार की प्रॉपर्टी में कमी होती है। देनदारियां बढ़ने का मतलब होता है सरकार के ऊपर लोन का भार बढ़ता चला जाता है, सरकार की उधारी बढ़ती चली जाती है। और उसको देनदारी इससे बोलते हैं क्योंकि अगर आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, उधार लिया है, तो कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा। और दूसरी बात, उसके ऊपर ब्याज। जैसे हमें कोई काम करना है, भाई पैसे नहीं हो रहे, अपने अपनी हमारी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच दे, तो सरकार की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जैसे सरकारी कंपनीज है, अलग अलग उनके शेयरों को बेच देना, सरकारी ज़मीनों को बेच देना, सरकारी कंपनियों को बेच देना, सरकार की बनी हुई दुकानों को बेच देना, इससे सरकार को आय की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो कम हो जाती हैं। तो ऐसे में वे प्राप्तियां जो सरकार की देनदारियां बढ़ाती हैं या फिर सरकार की संपत्तियों को कम करती हैं, उन्हें पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पहला है उधार लेना। बोरोइंग, सरकार अपनी खर्चों को पूरा करने के लिए अलग अलग स्रोतों से, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी से हो, चाहे वित्तीय विदेशी देशों से है, उधार लेती हैं। इससे सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है। विनिवेश, सरकार अपने शेयरों में, जो सरकारी कंपनियों के शेयर है उनको प्राइवेट हाथों में बेच देती है, बेचने के बदले में सरकार को आय की प्राप्ति होती है। ये फिर ऋणों की वसूली, सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, लोन को वापस ले लेना, सरकार की संपत्तियों में कमी होती है, तो यहाँ से भी सरकार की आय की प्राप्ति होती है। तो ये सब पूंजीगत प्राप्ति है। अगर पूंजीगत प्राप्ति घटकों की बात करें तो ये प्रमुख 3 घटक है, उधार लेना,
विनिवेश करना या फिर अपने ऋणों दिए गए ऋणों की वसूली करना। ओके, ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियां। यहां तक इन प्राप्तियों में किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स बेझिझक लिख के बताइए। कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके का तो जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की बात। प्राप्तियां जब पूरी हो जाती है तो हमें क्या करना है, देखिए जो भी मैंने अभी बताया, सबसे पहली प्राप्ति कौन सी, उधार। उधार जैसे बाजार से उधार लिया, सामान्य समाज से, राष्ट्रीय बैंक से, विदेशी राज्यों से या निकायों से। इसे सरकार के ऊपर क्या बढ़ जाती हैं, सरकार के ऊपर देनदारी बढ़ती है, क्योंकि इनका ब्याज भी देना है, कभी ना कभी एक निश्चित समय के बाद इसको वापस भी करना होता है। इसके अलावा हमें यह पढ़ना पड़ता है भाई पूंजीगत प्राप्तियों की विशेषताएं क्या हैं आखिर। सबसे पहला, इससे सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक संपत्तियों में कमी आती है, जैसे सार्वजनिक उद्यमों की शेयरों की बिक्री करना आदि। पूंजीगत प्राप्तियां प्रकृति में गैर नियमित और ये बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। ये लोन डेली नहीं लिया जा सकता है, संपत्तियों की बिक्री डेली नहीं किया जा सकता है, तो ये कभी कभार किया जाने वाला कार्य होता है। अब बात करते हैं व्ययों की। बजट व्यय, तो सरकार आय करती है, सरकार बिजनेस नहीं चलाती है, सरकार का काम होता है देश का विकास करना। तो देश के विकास को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्राप्त की गई राशि होती है उसको अलग अलग मदों पर अलग अलग प्रकार से खर्च किया जाता है। तो सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी व्यय किया जाना होता है अनुमानित व्ययों को, उसे हम बजट व्यय के नाम से जानते हैं। और सरकार के व्ययों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब राजस्व व्यय की बात करते हैं, राजस्व व्यय सरकार के लिए ऐसे व्यय होते हैं, सरकार के द्वारा किया गया ऐसा व्यय होता है जिससे ना तो सरकार की किसी संपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही सरकार की किसी दायित्वों में कोई कमी होती, मतलब सरकार ना ही लोन वगैरह चुका पाती है, ना सरकार का कोई एसेट्स वगैरह बिल्डअप होता है। ये सरकार को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए सरकार के द्वारा दैनिक रूप से किए गए आवश्यक खर्चे होते हैं। जैसे देश की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्यय, जैसे बंदूक खरीदना है, गोली खरीदना है, सर उनको जो सोल्जर्स के रहने खाने के लिए खर्चे होते हैं, पुलिस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं। सरकार ने जो देश के विकास के लोन ले रखा था उसके ब्याज का भुगतान करना, राज्य और विभिन्न क्षेत्र के को अनुदान प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, वेतन का भुगतान करना, शिक्षा व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी करना, परिवार कल्याण संबंधी ग्राम विकास के लिए व्यय करना, यानी कि जो दैनिक खर्चे होते हैं सरकार को देश के विकास के लिए अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। इससे संपत्ति और दायित्व का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ऐसे खर्चे को राजस्व व्यय के नाम से हम जानते हैं। राजस्व व्यय के बाद दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो वास्तव में दिखते हैं कि सरकार ने खर्च किया है, क्योंकि इन खर्चों से या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होती है, मतलब एसेट्स बढ़ेगा, या फिर सरकार की दायित्वों में कमी होगी, या सरकार की उधारी में कमी होती है। तो उधारी कम होना भी फायदा होता है, परिसंपत्तियों का बढ़ना भी फायदा होता है। जैसे सरकार की केंद्रीय योजना में पूंजी पर व्यय करना, राज्यों संघ राज्यों को ऋण देना, रक्षा पूंजीगत व्यय करना, जैसे कोई डिफेंस फैक्ट्री बना देना, जेट परचेज कर लेना, शिप परचेज कर लेना, सरकारी भवनों को बनाना, सरकारी फैक्ट्री का निर्माण करना, विदेशी सरकारों को लोन देना, हाईवे का निर्माण करना, ये सब खर्चे पूंजीगत व्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को फायदा होता है। ठीक है, ये होगी सरकार के बजट के अंग। अब हमें पढ़ना है बजट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। अगर बजट के प्रकार की बात करते हैं, बजट के अंगों यानी कि प्राप्तियों और व्ययों के आधार पर बजट के प्रकार को बांटा गया है। बजट के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको तीन प्रकार में बांटते हैं, क्योंकि एक होता है संतुलित बजट और एक होता है असंतुलित बजट। जब संतुलित बजट की बात करते हैं तो ये पहला रहा। संतुलित बजट वो बजट होते हैं जब सरकार का आय और सरकार का व्यय यानी कि सरकार की बजट प्राप्तियां सरकार के बजट व्यय के बराबर होता है। यानी कि सरकार अगर बजट के माध्यम से 100 रुपये प्राप्त करती हैं तो बजट के माध्यम से 100 रुपये खर्च भी कर देती हैं, जितना आया उतना गया। इस बजट को संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। और ये बजट बेसिकली देश के पूरे विश्व के जो विकसित राष्ट्र है
ठीक ना, जो विकसित राष्ट्र है उनके द्वारा बनाया जाता है, या फिर देश में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है उस मुद्रास्फीति को बचाने के लिए संतुलित बजट बनाया जाता है। संतुलित बजट के बाद दूसरा होता है असंतुलित बजट, मतलब जहां पर प्राप्तियां और व्यय बराबर नहीं होती हैं। तो प्राप्तियों और व्यय का बराबर ना होना भी दो केस है। एक होता है अधिशेष सरप्लस बजट, जिसको हम बोलते हैं बचत का बजट, बचत का बजट, और दूसरा होता है घाटे का बजट, जिसको बोलते हैं हम घाटे का मतलब लॉस का। जब हम घाट अधिशेष बजट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा बजट होता है जब सरकार की कुल कमाई यानी कि सरकार की कुल प्राप्तियां अपने व्ययों से ज़्यादा होती हैं। बेसिकली ये बजट कोई भी सरकार बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार का काम लाभ अर्न करना नहीं होता है, सरकार का काम देश का विकास करना होता है। ऐसे में अगर सरकार 100 रुपये अगर कमाती है तो सरकार केवल 80 रुपये खर्च करती हैं, 20 रुपये अगर बच जाता है तो इसको बचत का बजट कहते हैं। दूसरी तरफ घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट मतलब घाटा होना, और घाटा तब होता है जब खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, मतलब सेम। सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा बजट जहां पर सरकार की प्राप्तियों की तुलना में सरकार के व्यय ज़्यादा होते। सरकार अगर 100 रुपये बजट के माध्यम से प्राप्त करती हैं तो सरकार अपने बजट में 120 रुपये को खर्च कर देती है। तो यहाँ पर 20 रुपये जो सरकार के ज़्यादा खर्च होते हैं, इस 20 रुपये को हम क्या बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। और इसी प्रकार के बजट को घाटे का बजट, जितने भी विकासशील देश हैं बेसिकली, या फिर लगभग सारे देश इसी घाटे के बजट को बनाती हैं देश के विकास के लिए। ये आवश्यक होता है। भारत भी घाटे का बजट ही बनाया जाता है हर साल। शिबू शर्मा कह रहे हैं सर औसत आय किसे कहते हैं? औसत आय, आय मतलब आय कह रहे हैं। औसत आय का मतलब होता है बिक्री की इकाई, प्रति इकाई बिक्री से, वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाली आय। कि आपने किसी वस्तु की 1 इकाई का बिक्री किया, औसतन 1 इकाई से मिलने वाली, मतलब आपने 100 रुपये में 10 वस्तु बेच दी, 100 रुपये में 10 वस्तु बेच दी। ऐसे में एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, 100/10 मतलब 10 रुपये। तो इसी को बोलेंगे हम क्या चीज, औसत आय। तो बजट समझ में आ गया, बजट के प्रकार समझ में आ गया। अब बजट जब घाटे का बजट बनता है तब बस, जब घाटे के बजट से निकल के आता है घाटा, तो यहीं पर हमें समझना पड़ेगा कि बजट घाटा क्या होता है। बजट घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर खर्च आय से अधिक हो। ठीक है ना। बेसिकली ज़्यादातर सरकारें यही बनाती हैं कि घाटे का बजट, ताकि देश का विकास किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी घाटे को कंट्रोल में रखना, कि ओवर बजट ना हो जाए जिसको संभाला ही ना जा सके। ऐसे में बजट, विभिन्न प्रकार की बजट घाटे को समझने के लिए घाटों को 3 प्रकार में बांटा गया कि बजट घाटे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा, जिसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। दूसरा होता है राजस्व घाटा, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। और तीसरा होता है प्राथमिक घाटा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट। और देश के लिए इन तीनों को अलग अलग समझना जरूरी होता है, कि तीनों में अलग अलग प्रकार की मदें शामिल होती है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, राजकोषीय घाटे से। नंबर 1 राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। राजकोषीय घाटे में सभी प्रकार की प्राप्तियों, चाहे वो राजस्व और पूंजीगत हो, सभी प्रकार की व्यय हो, चाहे वो राजस्व व्यय हो पूंजीगत व्यय हो, दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना, जब सभी प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाएगा तो इस प्राप्तियों में केवल उधार की रकम को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उधार कितना लिया जाए वो घाटा बताता है। इसलिए घाटे की गणना करनी है तो उधार की रकम को छोड़ना पड़ेगा। शिव शर्मा कह रहे हैं सर सरकारी बजट के 3 उद्देश्य बता दीजिए। बेटा उद्देश्य मैं बता चुका हूं लाइव क्लास में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड जाइए और क्लास की शुरुआत में चले जाइए, देखिए आपको उद्देश्य मिल जाएगा। 3 नहीं, मैंने 7 से 8 उद्देश्य बता रखे हैं। मैं फिर से ओरली आपको बता दूं, डिटेल आपको थोड़ा सा रिवाइंड बैक जाएंगे तो को मिल जाएगा। सरकारी बजट के 3 उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है संपत्तियों और संसाधनों का पुनरावंटन। नंबर 2 आय एवं आय का पुनर्वितरण। नंबर 3 सार्वजनिक संपत्तियों का, सार्वजनिक वस्तुओं का उपलब्ध कराना। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, रोजगार में वृद्धि करना। ये सब सरकारी बजट के उद्देश्य है। ओमकांत पाल गुड इवनिंग।
तो जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते, उधार छोड़कर सभी प्रकार की प्राप्तियों को अगर कुल व्यय से घटा दिया जाए, उस स्थिति को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब ये होता है कुल व्यय में मैंने क्या कहा, कुल व्यय में सब कुछ शामिल होता है, जिसमें आपको राजस्व व्यय भी मिलेगा, जिसमें आपको पूंजीगत व्यय भी मिलेगा। वहीं पर उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, जिसमें सभी प्रकार के राजस्व प्राप्तियां होती हैं, टैक्स वगैरह सब कुछ, केवल उधार को छोड़ के सभी प्रकार के यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल करेंगे। ध्यान में ये रखना, ये बताता है कि हमारे देश के विकास के लिए कुल रूप से कुल घाटा हमारा कितना है, तो कुल घाटा ही राजकोषीय घाटा बताता है। और कुल घाटा ये बताता है कि हमें एक्चुअली में कितना उधार लेना है। तो देश को उधार की राशि पता करने के लिए राजकोषीय घाटा पता करना पड़ता है। अब राजकोषीय घाटा होता है तो हमें ये पता करना पड़ेगा राजकोषीय घाटे का प्रभाव क्या होता है देश की अर्थव्यवस्था पर। राजकोषीय घाटा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनावश्यक व्यय को, इसका मतलब होता है अनावश्यक व्यय बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता चला जा सकता है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को, आरबीआई को अधिक मुद्रा छापनी पड़ती है। इसको घाटे का वित्त पोषण की घाटा का पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा छापी जाती है, और इससे देश में मुद्रा की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाती है, महंगाई आ जाती है। इसके अलावा देश के विकासात्मक कार्य को पूरा करने में बाधा होती है, क्योंकि अगर उधार लेते हैं तो उधार को पूरा करने के लिए, उधार के ब्याज चुकाने के लिए बड़ा हिस्सा जो है हम जो है ब्याज के रूप में दे देते हैं। ऐसे में हमारे पास विकास के लिए पैसे कम बचते हैं। अब बात करेंगे राजस्व घाटा, जो दूसरा घाटा होता है। राजस्व घाटा वो घाटा होता है जहां पर केवल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को ही शामिल किया जाता है। इसमें बाकी किसी प्रकार की दूसरे का आय और व्यय को शामिल नहीं करेंगे। मतलब कुल राजस्व व्यय जो भी हुआ उसमें से कुल राजस्व प्राप्तियों को ही घटाया जाता है। इसमें पूंजीगत मदों को शामिल नहीं करते हैं। और राजस्व घाटे का प्रभाव क्या होता है, संपत्ति में कमी। राजस्व घाटा कमी पूरा करने के लिए सरकार संपत्तियों को बेच सकती है, देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ सकती है, और देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक ऋण का बोझ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि राजस्व घाटा ज़्यादा होने का मतलब सरकार के प्रशासनिक व्यय ज़्यादा है, जिसको कम किया जा सकता है। वहीं पर सबसे लास्ट में है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी घाटा इसलिए पता करना हो सकता है कि सरकार ब्याज देती है, जब उधार लेगी तो ब्याज चुकाती है। तो प्राथमिक घाटा ये बताता है कि ब्याज के भुगतान करने के बाद एक्चुअली में देश के विकास के लिए कितना घाटा हो रखा है, प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान को माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, उसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। और प्राथमिक घाटा ही देश के विकास के लिए आवश्यक रूप से लिया गया घाटा होता है, जिसके लिए हमें उधार की आवश्यकता पड़ती है। वरना उधार जो देश के विकास के लिए लिया जाता है, उधार जो ब्याज भुगतान के लिए किया जाता है, इन दोनों का होता है कुल उधार राजकोषीय घाटा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब प्राथमिक घाटे को कम करने के उपाय राजकोषीय घाटे को कम करने के उठाए कदमों के समान हो सकते हैं। अगर प्राथमिक घाटा कम करना है, उसके लिए सबसे पहले राजकोषीय घाटे को कम करना होगा। ध्यान में रखना, देश के विकास के लिए बजट घाटा जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन घाटा कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? देश के विकास के लिए हर एक विकासशील देश को बाहरी पूंजी की आवश्यकता होती है, ताकि विकासात्मक कार्य को बढ़ाया जा सके। तो ये रहा आपके बजट का वन शॉट क्लास। अगर इस कहीं पर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा। जो लोग भी न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, द इकोनॉमिक्स गुरु को, जो लगातार शाम के 7 बजे की लाइव क्लास को डेली जुड़ा कीजिए। किसी को पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप